नमस्कार, डीएनए में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी। आज राहुल गांधी ने पूरे देश से कहा है कि मेरे पास मां है। 26 अगस्त की वो रात आपको याद होगी जब संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पर वोटिंग होनी थी और सोनिया गांधी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उस वक्त क्या चल रहा था सोनिया गांधी के दिमाग में? सोनिया क्यों अस्पताल जाने से मना कर रही थी? ये सब आज राहुल गांधी ने पूरे देश को बताया। अपनी मां सोनिया गांधी के बारे में राहुल का ये भावुक बयान आज हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको ले चलेंगे उन्नाव के उस गोल्डन गांव में जहां जमीन के ऊपर जी न्यूज की टीम खड़ी है और जमीन के नीचे 1000 टन सोना दबा होने के दावे किए जा रहे हैं। वहां का सीन बिल्कुल हिंदी फिल्म पीपली लाइव जैसा है। साधु के सपने और खजाना मिलने के दावे की वजह से उन्नाव का डोंडिया खेड़ा गांव आज देश के नक्शे पर है। वैसे भारत भी आज दुनिया के नक्शे पर गुलामों की राजधानी बन चुका है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोग गुलामी का जीवन बिताते हैं। ये दिलचस्प आंकड़े डीएनए में आज आपको दिखाएंगे। इसके अलावा देखेंगे कि आखिर आसाराम की आंखों में आंसू क्यों आ गए और वो 10 सवाल कौन से हैं जो आसाराम को चुभ रहे हैं। वैसे चुभने वाली बात यह भी है कि आसाराम का बेटा नारायण साईं पिछले 12 दिन से किसी को नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि हम तकनीकी तौर पर इतने आधुनिक हैं, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, सर्वेलेंस सिस्टम है, पुलिस है, लेकिन नारायण साईं के सामने सब कुछ फेल कैसे हो गया? ऐसा क्यों है? और कि नारायण साईं कैसे पुलिस की इस नाकामयाबी का फायदा उठा रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से और देखते हैं नॉन स्टॉप न्यूज। शुक्रिया सुधीर। डेली न्यूज एनालिसिस में खबरों का विश्लेषण करें उससे पहले आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें क्या हैं। कोलगेट घोटाले की आंच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की चौखट तक पहुंच सकती है। पीटीआई के मुताबिक सीबीआई नवीन पटनायक से पूछताछ कर सकती है। पटनायक ने 2005 में कोयला मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में आदित्य बिरला ग्रुप की कोल ब्लॉक के लिए अर्जी रद्द किए जाने पर फिर से विचार करने की सिफारिश की गई थी। बीजू जनता दल ने चिट्ठी की बात सामने आने की निंदा की है। The powers of allocating coal blocks lies with the central government. And no information at all has been received from the CBI about questioning or otherwise. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक नई एफआईआर की तफ्तीश के दौरान ये चिट्ठी सामने आई। कोयला घोटाले में फिर से प्रधानमंत्री का नाम आने पर सरकार मनमोहन सिंह के बचाव में खड़ी हो गई है। पीएमओ के राज्य मंत्री नारायण सामी ने कहा है कि पीएम बेदाग हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये मैटर अभी कोर्ट में है और इस मामले में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इस मामले में मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। जी न्यूज को दिए गए खास इंटरव्यू में पूर्व कोयला सचिव पीसी परख ने कहा था कि अगर मुझ पर आरोप है तो पीएम भी बराबर के आरोपी हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार अपनी मां की बीमारी पर खुलकर बात की है। शहडोल की एक चुनावी सभा में राहुल ने बताया कि सोनिया की आंख में आंसू थे जब वो खाद्य सुरक्षा बिल में बीमार होने के कारण संसद में वोट नहीं डाल सकी। सांस नहीं ली जा रही थी और आंसू आ रहा था एक, और मैंने उनसे पूछा ये क्या है, और उन्होंने बोला राहुल मैं उस बिल के लिए लड़ी थी, मैं उस बटन को दबाना चाहती थी। इस साल 26 अगस्त को लोकसभा में खाद्य सुरक्षा बिल पर वोटिंग हुई थी, लेकिन सोनिया रात को अचानक बीमार पड़ गईं और उन्हें संसद से ले जाकर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर ने आज अपनी ही पार्टी की फजीहत कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस की तो नहीं बनेगी, लेकिन यूपीए की बन सकती है। मणिशंकर अय्यर ने ये बात नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कही। आसाराम के फरार बेटे नारायण साईं के खिलाफ जल्दी ही गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। सूरत पुलिस ने आज वारंट हासिल करने के लिए अर्जी दाखिल की। केस में नारायण और उनके 2 दूसरे साथी हैं, वो लगातार पुलिस के पास खोजने के बावजूद या कहने के बावजूद नहीं आ रहे हैं। इसीलिए नेक्स्ट स्टेज में हम उनके खिलाफ वारंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उधर अहमदाबाद में आज दूसरे दिन भी आसाराम से पूछताछ जारी रही, जिसके दौरान बलात्कार का आरोप लगाने वाली बहनों का आसाराम से सामना कराया गया।
आसाराम के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि उनकी पत्नी और बेटी को इस मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। विश्व हिंदू परिषद की संकल्प सभा रोकने के लिए आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। अयोध्या की बाउंड्रीज पर बैरियर्स लगाए गए हैं और ट्रेनों में स्पॉटर्स लगा के जो लोग इस तरह से इस संकल्प सभा में शामिल होने के लिए जाना चाहते थे उनके ऊपर उनको भी गिरफ्तारियां की गई हैं। यूपी सरकार ने इस सभा को बैन कर दिया है और वीएचपी कार्यकर्ताओं को फैजाबाद पहुंचने से रोकने के लिए पूरे फैजाबाद को सील कर दिया गया है। वीएचपी ने ऐलान किया है कि राम मंदिर बनाने के लिए उसके कार्यकर्ता कल अयोध्या पहुंचकर संकल्प लेंगे। अब से कुछ ही घंटों बाद देश में सबसे बड़े खजाने की खोज उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कल से शुरू की जाएगी। इसके लिए एएसआई की भारी मशीनें खुदाई के स्थान पर पहुंचाई जा चुकी हैं। इस जगह पर माहौल लगभग मेले जैसा हो चुका है। खजाने को लेकर लोगों में कितना उत्साह और उत्सुकता है, इस बात का अंदाजा यहाँ पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग और यहाँ पर लगी दुकानों को देखकर लगाया जा सकता है। उधर इस पूरी कहानी के सूत्रधार यानी संत शोभन सरकार का कहना है कि अगर उनका दावा गलत साबित होता है तो सजा भुगतने के लिए वो तैयार हैं। दिल्ली में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से पहले बीजेपी को अंदरूनी लड़ाई से जूझना पड़ रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आने के बाद विजय गोयल ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। मैंने कभी उम्मीदवार अपने आप को घोषित नहीं किया और कल भी नहीं किया था मैंने। इट इज अप टू द पार्टी टू डिसाइड। मैंने सिर्फ इतना कहा है, कार्यकर्ताओं से बात करके पब्लिक ओपिनियन देख के तय करें। विजय गोयल के कई समर्थक आज दिल्ली बीजेपी के प्रभारी नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे। 20 तारीख को बीजेपी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में सीएम पद की उम्मीदवारी का नाम तय होगा। प्रियंका गांधी को यूपी के फूलपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए कांग्रेसी नेता हसीब अहमद अनशन पर बैठ गए हैं। हसीब ने होर्डिंग लगाकर प्रियंका को टिकट दिए जाने की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी का मानना था कि पोस्टर में बेवजह सोनिया गांधी की बीमारी को तूल दिया गया था और ये राजनीतिक साजिश के तहत किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने सचिन तेंदुलकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 2008 में एंड्रयू साइमंस और हरभजन सिंह के बीच हुए विवाद पर पॉन्टिंग ने अपनी खिताब में लिखा है कि सचिन ने इस मामले में गलत बयानी की थी। द क्लोज ऑफ प्ले नाम की इस खिताब में पॉन्टिंग ने लिखा है कि पूरे विवाद में तेंदुलकर की भूमिका सवालों के घेरे में थी और उन्हीं की दलील से हरभजन सिंह बचे। 2008 के सिडनी टेस्ट में हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंस एक बड़े झगड़े में फंस गए थे, जिसने क्रिकेट की दुनिया में सनसनी फैला दी थी। सचिन ने इन आरोपों का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये थी हेडलाइंस। वापस चलते हैं सुधीर के पास। डीएनए में आज सबसे पहले बात राहुल गांधी और उनकी अदाओं की। मध्य प्रदेश के शहडोल और ग्वालियर के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी आज काफी भावुक हो गए। इस भावुकता में एक तरफ गुस्सा और आग थी तो दूसरी तरफ मां की महिमा और प्यार था। राहुल का गुस्सा और उनकी आग आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मां की महिमा पर राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं। 26 अगस्त को सोनिया गांधी संसद में बीमार पड़ गई थी, आप सबको याद होगा, और तब राहुल और सोनिया दोनों कितने इमोशनल हो गए थे, ये आज राहुल ने पूरे देश को बताया। क्या तुम्हारे मेरे पास माँ है। क्षमा मांगना चाहता हूं, ये कहानी मेरी मां के बारे में है, बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं सोच रहा था, भूख के बारे में सोच रहा था, तो मैं कहना चाहता हूं। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ। राहुल गांधी को मां सोनिया की याद क्यों आई? इसके लिए फ्लैशबैक जरूरी है। 26 अगस्त की रात को याद कीजिए, जब संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पर बहस हो रही थी। तब सोनिया गांधी का इस तरह लड़खड़ाकर संसद से निकलना आपने देखा होगा। लेकिन आज राहुल से खुद सुनिए संसद में उनकी मां की तबीयत बिगड़ने की पूरी कहानी। बिल पास हो रहा था, मैं बैठा था पीछे और मैं आगे देख रहा था और मुझे
मालूम था कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं देख रहा था हर 5-10 मिनट जैसे आपके बच्चे आपके साथ करते हैं या कोई युवा अपनी मां के साथ करता है, मैं देख रहा था कि मां ठीक है या नहीं, और हर 5-10 मिनट में उधर देख रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी मां उठी और शैलजा जी हैं, मंत्री हैं, उनके साथ वो निकल गए। तो मैंने सोचा कि भाई अजीब समय निकलने का, थोड़ा घबराया हुआ था, मैं उठ गया और मैं पीछे गया, पार्लियामेंट हाउस में कमरा है पीछे, तो मैंने उनको पकड़ा और मैं उनको ले गया कमलनाथ जी के कमरे में। याद है आपको कमलनाथ जी? और वहां मेरी मां ने मुझे कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे कहा कि देखिए आप बीमार हैं, आपको अस्पताल जाना है, और उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी यहां से। और मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं जाओगी? कमलनाथ जी ने कहा देखिए यहां वोट की आज कोई कमी नहीं है, आसानी से पास हो जाएगा। और उन्होंने मुझे बताया जब तक यह बिल पास नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी, तुम चाहे कुछ भी करना चाहते हो कर लो। मैं सालों से ये लड़ाई लड़ी हूं और मैं आज उस बटन को दबाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे आ रहा था गुस्सा, आप समझ सकते हो ना? मुझे आ रहा था गुस्सा कि भाई यहां बीमार है, जाना नहीं चाह रही है, वहां वोट है, कोई कमी नहीं है, बिल पास होगा। तभी वो फिर से अंदर गई। मैंने उनको रोकने की कोशिश की मगर फिर से वो अंदर गई। मैं जाके पीछे बैठ गया और पहले हर 5 मिनट देखता था, अब हर 2 मिनट देखने लग गया। तभी मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं अब अस्पताल जाना है। अस्पताल में गए, मैं घसीट के ले गया मां को। प्रियंका को फोन किया, कहा कि यहां पे मतलब आपकी भी मदद है, मां हिल नहीं रही है, चलो। तो हम दोनों अस्पताल गए। मां से सांस नहीं ली जा रही थी, और आंसू आ रहा था एक। और मैंने उनसे पूछा ये क्या है? और उन्होंने बोला राहुल मैं उस बिल के लिए लड़ी थी, मैं उस बटन को दबाना चाहती थी, दबा नहीं पाई। ये इज्जत होती है। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। तो आपने देखा कि ये वोटर्स को इमोशनल करने और अपनी मां के नाम पर वोट मांगने का राहुल गांधी का नया तरीका है। वैसे जिन लोगों ने आज मध्य प्रदेश के शहडोल और ग्वालियर में राहुल गांधी को देखा, उन्हें दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन की याद जरूर आ गई होगी। राहुल गांधी एंग्री यंग मैन के अवतार में आ चुके हैं। आज राहुल गांधी किस तरह गुस्से में थे ये आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देश की राजनीति का ये लेटेस्ट स्टाइल है। ये राजनीति का नया एंग्री यंग मैन स्टाइल है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राहुल का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कभी वो सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, कभी विरोधियों के खिलाफ, तो कभी अपनी ही पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, चाहे कोई भी सीएम बने, एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, आदिवासी की, आदिवासी महिलाओं की, आदिवासी युवाओं की, गरीबों की इज्जत होगी इस प्रदेश में। और अगर कोई इज्जत नहीं करेगा तो उसको हम देखेंगे। जमीन भैया किसकी जाती है बताओ? जोर से बताओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जोर से बताओ। आदिवासियों की जाती है। कितना पैसा मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है। किसकी लड़ाई लड़ी हमने? आपकी लड़ाई लड़ी, भट्टा परसौल में, अलीगढ़ में। राहुल गांधी आज
जिस जोश के साथ बोल रहे थे, उसके बाद अगर माइक भी नहीं होता तो भी उनकी आवाज शायद लोगों तक पहुंच जाती। मैं एक नए प्रकार की राजनीति चालू करना चाहता हूं, एक ऐसी राजनीति जहां आम आदमी उस लोकसभा के बंद कमरे में दिखे। और ये लोग क्या चाहते हैं मैं आपको बता देता हूं, और अच्छी तरह सुनो। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आम आदमी, आप जैसा आम आदमी, आदिवासी, दलित, गरीब आम आदमी उन कमरों में ना घुसे। राहुल का ये गुस्सा उनकी राजनीति का स्टाइल बन चुका है। ये बंद दरवाजे खोलने की राजनीति है जिसे राहुल गांधी अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। पार्लियामेंट हाउस में कमरा है पीछे। मैं चाहता हूं यहां जो जवान युवा खड़े हैं, आदिवासी युवा खड़े हैं, एक दिन मैं चाहता हूं कि आप भी उस कमरे को देखो। और मैं डालूंगा आपको, एक को नहीं, बहुत लड़कों को डालूंगा लोकसभा में, आप देखना आने वाले समय में। आजकल राहुल का मूड देखकर लगता है कि उनमें बड़ी आग है, लेकिन हाल के दिनों में राहुल की आग ने उन पर अपनी सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जलाया है। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion. ये 2013 है। ऐसा लगता है कि 2014 आते आते राहुल गांधी का ये गुस्सा काफी ऊपर जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी का ये गुस्सा तो आपने देखा, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं और उन्हें इतना गुस्सा आता क्यों है। वैसे राहुल गांधी आज जिन नेताओं के साथ मध्य प्रदेश में घूम रहे थे, उनमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। राहुल गांधी अक्सर ज्योतिरादित्य की तारीफ करते रहते हैं। ग्वालियर सिंधिया का गढ़ है और यहाँ सिंधिया परिवार ने राजा के तौर पर शासन किया है और आज भी लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज कहते हैं। यानी ज्योतिरादित्य का रसूख आज भी वहां पर कायम है। और राहुल गांधी आज ज्योतिरादित्य के साथ बैठकर दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के हितों की बात कर रहे थे। और चुनाव से पहले राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में गुस्सा भी है और एक आत्मविश्वास भी। लेकिन आज किसी ने उनके लिए एक अलार्म भी बजा दिया। आज कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर 2014 के चुनाव को लेकर एक ऐसा अनुमान और बयान देश को दे बैठे जो कांग्रेस को अंदर ही अंदर काफी चुभ रहा होगा। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, हालांकि यूपीए की सरकार बन सकती है। अब कांग्रेस इसे मणिशंकर की निजी राय बता रही है या एक कड़वा सच, ये देखने वाली बात है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार 2014 में और बनेगी? अब देखें जबकि रिजल्ट्स निकलते हैं। कांग्रेस की तो नहीं बनेगी, लेकिन यूपीए की बन सकती है। मणिशंकर अय्यर जी एक विजनरी टाइप के नेता हैं। वो बहुत सारी बातों को जो है एक बहस छेड़ने के लिए भी कहते हैं। हो सकता है उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को कहा है, मैं उस पर मुझे जानकारी नहीं है। वैसे मणिशंकर अय्यर ने कुछ भी गलत नहीं कहा। कांग्रेस के नेता भी अंदर ही अंदर इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक रूप से ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी कांग्रेस की अकेली सरकार कभी नहीं बनी। हम सैटेलाइट्स के जरिए आने वाले तूफान का पता लगा लेते हैं। हम तकनीक के जरिए दुश्मन की हर हरकत पहचान लेते हैं। हम अंधेरे में सीमा पर घुसपैठ की तस्वीर भी उतार लेते हैं। लेकिन 12 दिन बाद भी हमारी पुलिस नारायण साईं को अभी तक नहीं ढूंढ पाई। आखिर ऐसा क्यों है? क्या नारायण साईं को भी पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? ठीक डॉन की तरह। हमारी पुलिस के लिए ये शर्म की बात है, क्योंकि नारायण साईं सिर्फ छिप ही नहीं रहा है, बल्कि कानून के साथ खेल भी रहा है। यहां तक कि नारायण साईं ने अग्रिम जमानत की जो अर्जी कोर्ट में दी है, वो भी फर्जी है। नारायण साईं की अग्रिम जमानत की ये अर्जी पूरी तरह फर्जी है। जी न्यूज ने कल ही आपको पहली बार नारायण साईं की अग्रिम जमानत अर्जी दिखाई थी, जिस पर नारायण साईं के साइन भी हैं। इन दस्तावेजों के जरिए
आज नारायण साईं को अग्रिम जमानत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब यही जमानत अर्जी नारायण साईं के लिए मुसीबत की वजह बन गई है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये अर्जी फर्जी है। उनके नोटरी ने ये बयान दिया है कि जिस वक्त ये नोटराइज हुआ उस वक्त वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिटेड थे, किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा था और उनको बगैर नारायण के प्रेजेंस के वो पिटीशन पे नोटराइज किया गया है। ये बहुत सीरियस मैटर है, चूंकि कोर्ट में जो भी पिटीशन फाइल होती है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उनकी जेन्युइननेस को नोटराइज किया जाता है। नारायण साईं की अग्रिम जमानत पर सुनवाई शुक्रवार तक टल गई है। सूरत पुलिस अब नारायण साईं के खिलाफ गैर जमानती वारंट पाना चाहती है। साथ ही सूरत पुलिस जमानत की फर्जी अर्जी को आधार बनाकर नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने का नया केस भी दर्ज करने वाली है। अभी कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोर्ट में आर्गुमेंट करके जो भी डिसीजन कोर्ट का आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सूरत पुलिस चाहती है कि कोर्ट नारायण साईं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करे, क्योंकि जो अग्रिम जमानत की अर्जी नारायण साईं ने दाखिल की है वो पूरी तरह फर्जी है। जी न्यूज ने जब इस अर्जी के आधार पर नारायण साईं के वकील गौतम देसाई का स्टिंग किया था, तब भी इस बारे में सवाल उठा था। जब उनका हर पेज में सिग्नेचर है और नोटरी स्टैम्प है, तो नोटरी स्टैम्प और एड्रेस जो दिल्ली का है, तो सिग्नेचर उन्होंने नोटरी के वक्त ही किया होगा। हाँ सही बात है, तो दिल्ली में होगा मतलब। हाँ 100%। लेकिन वो नोटरी किस डेट को हुई तो वो डेट कहाँ मेंशन होती है? तो उसके रजिस्टर में होगी, उसके रजिस्टर में। और अपन ये जो अटेस्ट करवाते हैं तो ये भी उसी वक्त अटेस्ट नहीं, वो अटेस्ट बाद में भी हो सकता है। बाद में हो सकता है। ये ऐसा बड़ा इश्यू है ना, कोई भी नोटरी उसके प्रेजेंट के बिना साइन नहीं करने वाला, ये 100% की बात है। नहीं तो वो कल एक्यूज में भी आ सकता है और उसकी नोटरी का जो लाइसेंस होता है वो कैंसिल हो जाता है। अब नारायण साईं की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी, लेकिन ये सुनवाई नारायण साईं की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि नारायण साईं के छल कपट अब सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, सूरत। आसाराम और उनके बेटे की रहस्यमयी जिंदगी के राज एक एक करके दुनिया के सामने खुल रहे हैं। अब नारायण साईं के पूर्व निजी सचिव ने बाप बेटे के कुछ नए कोड्स दुनिया के सामने रखे हैं। कमरे की सफाई कर दो और शांति कुटिया जैसे शब्द सुनने में काफी साफ सुथरे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे का मकसद शायद उतना साफ सुथरा न हो। पिता पुत्र की ये जोड़ी एक दूसरे की राजदार है और अपनी हर गुप्त बात के लिए उनके पास एक खास कोड वर्ड है। और अब ये कोड वर्ड दुनिया के सामने आ रहे हैं। नारायण साईं के पूर्व पीए महेंद्र चावला ने अब आसाराम और नारायण साईं के नए कोड वर्ड दुनिया को बताए। और जब नारायण का भोग पूरा हो जाता, वो फ्रंट दरवाजे से बाहर निकलता और रसोई वाले को या तो ड्राइवर को आवाज लगाता, कमरे की सफाई कर दो। मतलब लड़की बाहर निकालनी है, उसका ये कोड वर्ड है, कमरे की सफाई कर दो। आसाराम पर जब से यौन शोषण के आरोप लगे हैं, तभी से उनकी शांति कुटिया भी खबरों में। ये शांति कुटिया भी दरअसल एक कोड वर्ड है। एकांतवास की कुटिया में सबसे कॉमन चीज एक ये होती थी, पहले तो कुटिया बिल्कुल एकांत जगह में बनाई जाती थी ताकि वहां पर आम आदमी आ जा ना सके। और दूसरी कॉमन चीज के हर कुटिया में 2 दरवाजे बनाए जाते हैं ताकि अगर भक्त लोग आए हैं तो उन भक्तों को बाहर सामने के दरवाजे पे रखा जाए और लड़की को पीछे के दरवाजे से अंदर कर दिया जाए। नारायण साईं के पूर्व पीए महेंद्र चावला का आरोप है कि बाप बेटे की ये जोड़ी लड़कियों को फंसाने के लिए भी कोड वर्ड में ही बात करती थी।
फंसाने का सबसे एक तो कॉमन तरीका तो ये है कि ये लड़की को ये पूछते हैं तू मुझे किस भाव से देखती है। लड़की जवाब देती है जी आप मेरे लिए कृष्ण हैं। ये कहते हैं तू गोपी है। वो गोपी और कृष्ण का जब रिश्ता इनका ये हाँ कर लेते हैं एक दूसरे से, फिर ये कहते हैं अगर तू गोपी मैं कृष्ण हूँ तू गोपी है तो तेरा सब कुछ तन मन धन मेरा हो गया, और पिछले जन्म में जब तू गोपी थी तो मैं तेरी शारीरिक इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, मैं तुझे मुक्ति नहीं दे पाया, इस जन्म में मैं तेरी शारीरिक इच्छा को पूरा करूंगा। ये कोड वर्ड आसाराम और नारायण साईं के खास लोग ही समझ सकते थे, और उन्हीं खास लोगों में मोनिका नाम की एक लड़की भी थी। महेंद्र चावला का दावा है कि मोनिका नारायण साईं के लिए वो सब करती थी जो शिल्पी आसाराम के लिए करती थी। मोनिका अग्रवाल, डॉटर ऑफ पुरुषोत्तम अग्रवाल, दिल्ली की रहने वाली है और अभी नारायण का कामकाज संभाल रही है। नारायण को लड़कियां, जो लड़की नारायण को पसंद आती है, ये मोनिका नारायण तक लड़कियां पहुंचाती है। नारायण साईं के पूर्व पीए के मुताबिक सिर्फ शिल्पी और मोनिका ही नहीं, कई और सेवादार भी नारायण साईं और उनके पिता आसाराम की सेवा में प्रसाद चढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। भागीरथ पटेल, जी मीडिया, सूरत।